हेलो गाइस, आई एम अनामिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो हमारी आज की जो बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसके राइटर हैं जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप सीखेंगे कि हैबिट्स को अपनी लाइफ में कैसे हमेशा के लिए रख सकते हैं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। ऑथर का ये कहना है कि आप मोटिवेट होकर अच्छी आदतों को बना तो लेंगे, लेकिन एक दिन, 2 दिन या कुछ हफ्तों के बाद आप फिर से पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो प्रोसेस पता हो जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैबिट्स को मेंटेन कर सकते हो, तो आप जरूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। इस बुक में हैबिट्स को बनाने के लिए 4 प्रोसेस बताई गई हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो हम आगे चल के इस बुक में ये जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। इस बुक में ऑथर ने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर हम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं या फिर नई आदतें बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेली 1% भी अगर वर्क करते हैं, आगे चल के भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो आदत हम आसानी से डाल सकते हैं और वो ऐसी आदत होगी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस बुक में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हमारी आदत होती है वही हमारा व्यक्तित्व दिखाती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। आदतों की वजह से ही हम पहचाने जाते हैं। तो चलिए मैं इस बुक को शुरू करती हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बुक से रिलेटेड पोस्ट करती रहती हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हम परिचय से। मेरी कहानी। हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने उसे तेजी से घुमाया और वह हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभालता उससे पहले ही मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी स्मृति कोई भी नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरी नाक को खराब करके उसे यू के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग के कुछ नर्म उताऊ मेरी खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन आ गई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियां टूटी थीं और आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी ओर लोग मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकालकर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मैं अचंभित और दुविधा में था। मुझे पता नहीं था कि मैं कितने गंभीर रूप से जख्मी था। मेरी टीचर ने अपनी भुजा मेरे कंधों के नीचे रखी और हमने दूर नर्स के रूम तक चलना शुरू कर दिया, पूरे मैदान को पार करके और पहाड़ी के नीचे नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। अनेक हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहां गए। किसी ने महसूस नहीं किया कि हर मिनट कितना कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में गए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा वर्ष चल रहा है? मेरा जवाब था 1998, जबकि वह वर्ष था 2002 का। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ का क्या नाम है? ओह, मैं अचकचा गया। उसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पेटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं ये देख नहीं सका कि मुझे अपनी माँ का नाम लेने में ही 10 सेकंड लग गई। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरा शरीर मांसपेशियों की सूजन झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनटों बाद मुझे स्कूल से स्थानीय हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मुझे निगलने व सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टर ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी। उन लोगों ने यह भी फैसला लिया कि स्थानीय हॉस्पिटल मेरे मामले को देखने के लिए सुयोजित नहीं है और उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिनसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्ष के दरवाजे से निकालकर हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर धकेला तो स्ट्रेचर उबड़ खाबड़ रास्ते पर हिलता डुलता हुआ चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस को पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास आ गई। मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मुझे हॉस्पिटल में ले गई। मेरे पापा घर आए और उन्होंने मेरी भाई बहन को यह जानकारी दी।
वे जब मेरी बहन को बताने लगे तब उनके आंसू निकल पड़े। वे उस रात मेरी बहन की कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी से वंचित रह जाएंगे। मेरे भाई बहन को, परिजनों और मित्रों को यह छोड़ने के बाद वे सन सिटी मेरी मम्मी के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और 10 नर्सें दौड़कर हेलीपैड पर आए और मुझे भीतर ले गए। जब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की स्थिति में जकड़ जाता था। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी की स्थिति नहीं थी। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के चलते चिकित्सीय परीक्षणों के लिए कोमा में लाते हुए वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरी मम्मी पापा उस हॉस्पिटल से अपरिचित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वे इसी इमारत के भूतल पर उसे लाए थे जब मैं 5 वर्ष का ही था। मेरा भाई 6 माह का ही था। 2.5 वर्ष के केमोथेरेपी के उपचार व मारूदंड बोन मैरो की बायोसेपी के बाद मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते खेलते वहां से निकल गई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरी मम्मी पापा उसी जगह अपने एक और बच्चे को लेकर आ गए थे। जब मैं कोमा में चला गया तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरे मम्मी पापा की मदद के लिए भेजा। यह वही पादरी था जो 10 वर्ष पूर्व मेरी बहन के भर्ती होने के समय में आया था। दिन ढल कर रात हो चुकी थी। मुझे कई मशीनें जीवित रख रखी थीं। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दों पर कुछ पल के लिए सो जाते और थकान के चलते लेट जाते, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया, यह मेरे जीवन की सबसे खराब रात थी। मेरी सेहत में सुधार, मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब डॉक्टरों ने राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल लिया। अतः जब मुझे होश आया मैंने देखा कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं रही है। तब एक नर्स ने परीक्षण के दौरान मुझसे कहा कि सेब के रस के बॉक्स में जोर से सूंघिए, ऐसा करने से मेरी गंध लेने की शक्ति लौट आएगी। लेकिन तब सब चकित रह गए कि जैसे ही मैंने सांस लेकर खींची, मेरी आंखों के सॉकेट के फ्रैक्चर में तेजी से हवा पहुंचने से मेरी बाईं आंख बाहर आ गई। आंखों का गोल भाग किसी सॉकेट से फूल कर बाहर आ गया था, जिसे खतरनाक ढंग से पलकों और मेरे मस्तिष्क से जुड़ी ऑर्टिक तंत्रिका ने पकड़ रखा था। तब नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे ही मैं धीरे से सांस छोड़ूंगा तो आंखें वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगी, लेकिन यह कह नहीं सकते कि इसमें कितना समय लग जाएगा। हफ्ते के बाद मेरी शल्य क्रिया होने लगी, जिससे मुझे ठीक होने में कुछ समय और लग जाता। मैं ऐसा लग रहा था मानो बॉक्सिंग के मैच में गलत स्थान पर खड़ा हूँ। हम घर लौट आए और मेरी नाक तब भी टूटी हुई थी। मेरे चेहरे पर करीब आधा दर्जन अस्थियां टूटी थी और बाईं आंख फूली हुई। बाद के महीने बहुत कठिन थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे जीवन में सब कुछ थम गया। हफ्तों तक मुझे सब कुछ नहीं दिखाई देता था। मैं सीधे नहीं देख पाता था। 1 माह से अधिक समय लगा, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गईं। मेरे देखने की समस्या को ठीक होने में 8 माह लग गए। तब मैं कार चला सका। शारीरिक उपचार ने मुझे बुनियादी एक्सरसाइज कराई गई, जैसे सीधे लकीर पर चलना। मैं दृढ़ था मेरी चोट मुझे अवसाद में ना भर दें, लेकिन कुछ पल थे जिसमें मैं निराश होता था, जबकि कुछ में मैं उत्साह से भर जाता था। 1 वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो यह जानकर मुझे पीड़ा हुई कि कितनी और मेहनत अभी मुझे करनी होगी। यह खेल मेरी जीवन का प्रमुख हिस्सा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिन के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना था कि मैं इसे पेशेवर तरीके से खेल सकूं। महीनों के पुनर्वास के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की थी, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं थी। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था जिसे यूनिवर्सिटी की बेसबॉल टीम से हटा दिया गया था। मुझे हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष की टीम के साथ खेलने के लिए जूनियर यूनिवर्सिटी भेजा गया। मैं 4 वर्ष की उम्र से खेल रहा था और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा समय और प्रयास किसी खेल में लगाया हो, इसे इस तरह से अलग करना अपमानजनक था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब यह हुआ था। मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और रेडियो को किसी अच्छे गाने के लिए ट्यून करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। वर्ष भर के अंत संदेह के बाद मैं यूनिवर्सिटी टीम में सीनियर के रूप में शामिल हो गया, लेकिन मैं मैदान में बहुत ही कम जा सका।
कुल मिलाकर हाई स्कूल यूनिवर्सिटी बेसबॉल की मैंने 11 पारियां खेली, जो मुश्किल से किसी एक गेम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। हाई स्कूल के मेरे खराब करियर के बाद मैं यह विश्वास कर रहा था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। मैं जानता था यदि हालात सुधारने हैं उसके लिए मुझे ही कोशिश करनी होगी। चोट लगने के 2 वर्ष बाद निर्णायक मोड़ तब आया जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज में जाने लगा। यह नया आरंभ था। यही वह स्थान था जहाँ मैंने पहली बार समझा कि छोटी आदतों में कितना विस्मयकारी सामर्थ्य हो रहता है। आदतों के बारे में मैंने कैसे सीखा। डेनिसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे जीवन का सर्वोत्तम फैसला था। मुझे बेसबॉल टीम में स्थान मिला। हालांकि मैं सबसे नीचे रोस्टर में फ्रेशमैन के रूप में था, तो भी रोमांचित था। हाई स्कूल के मेरे वर्षों में उथल पुथल के बावजूद मैं कॉलेज में एथलीट बन गया था। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली थी, तो मैंने जीवन को विस्थापित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे मित्र देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। मैंने रात को जल्दी सोने की आदत बना ली। कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा और विस्थापित रखता था। ये छोटे सुधार थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा। यह बढ़ता आत्मविश्वास मेरी क्लास में भी देखा। मेरे अध्ययन की आदतें सुधर गईं और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार ए ग्रेड्स मिली। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से प्रदर्शित होती है। ज़्यादातर मामलों में यह स्वतः ही होता है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, वैसे वैसे मैं छोटी छोटी आदतों को निरंतर जोड़ता गया। यह आदतें अतः मुझे ऐसे परिणाम की ओर ले गईं जो उस समय अल्पकालीन था जब मैंने शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए, जीवन में पहली बार मैंने हर हफ्ते कई दफ़ा लाइट वेट लिफ्टिंग करने को अपनी आदत में शामिल कर लिया। बाद के वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मेरी 6 फीट इंच की काया 170 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड की हो गई। जब द्वितीय वर्ष के सत्र की शुरुआत हुई तो मुझे एक भूमिका पिचिंग स्टाफ में मिल गई। जूनियर रहते हुए मैं टीम कैप्टन बन गया था और सीजन पूरा होने पर मैं ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन खत्म होने तक मैंने सोने, अध्ययन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत ने मुझे वास्तव में सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया। जब मुझे हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल में ले जाया गया और मैं कोमा में रखा गया, उस घटना के 6 वर्ष बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी में शीर्ष पुरुष एथलीट बन चुका और मेरा नाम एशियन एकेडमिक ऑफ अमेरिका टीम में था। पूरे देश में यह सम्मान मात्र 33 खिलाड़ियों को दिया जाता था। तब मैं एक ग्रेजुएट था। तब मेरा नाम स्कूल के रिकॉर्ड बुक्स में 8 श्रेणियों में दर्ज किया जा चुका था। इसी वर्ष मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। सुनने में यदि यह आपको डींगे मारने जैसा लगता होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। सच कहूँ तो मैं मेरे खेल करियर में ऐसा कुछ उल्लेखनीय ऐतिहासिक नहीं था। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में मैं खेल नहीं पाया। हालांकि उन वर्षों में मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ ऐसा अर्जित कर लिया था जो दुर्लभ था। मैंने अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया और मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक में जो विचार वे क्षमताओं को पूर्ण विकसित करने में आपकी मदद भी करेंगे। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। चोट लगना मेरे जीवन की चुनौतियों में से एक था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे एक अहम पाठ सिखा दिया। पहले जो बदलाव छोटे छोटे और कम महत्व के लगते हैं, उन्हें वर्षों करते रहने पर वे जुड़कर उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। हम सभी नुकसान झेलते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्हीं आदतों से आप वही परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन बेहतर आदतों से कुछ भी संभव है। हो सकता है कुछ लोग रातों रात आश्चर्यजनक सफलता पा लेते हों। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मैं भी उनमें से नहीं हूँ। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑफ अमेरिकन तक मेरी यात्रा में एक ही नहीं, अनेक अहम क्षण थे। विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। छोटी छोटी जीतों और छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का सिलसिला चलना। मैंने प्रगति का एक ही मार्ग अपनाया और वह था छोटे छोटे से शुरू करना। कुछ वर्षों बाद जब मैंने अपना खुद का कारोबार शुरू किया, तब वह
उसके बाद और उस पुस्तक के लेखन में भी मैंने यही रणनीति अपनाई। कैसे और क्यों मैंने यह पुस्तक लिखी? मैंने अपने आलेखन नवंबर 2012 में jamesclear.com पर लिखना आरंभ किया। कई वर्षों तक मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के नोट्स बनाकर रखने की आदत बनाई रखी और तब मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने को तैयार था। हर सोमवार और गुरुवार को मैं नया आलेख लिखता था। कुछ ही महीनों में लिखने की यह आसान आदत मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर दे गई और 2013 के अंत तक संख्या 30,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। मेरी ईमेल लिस्ट 2014 में 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गई थी। इंटरनेट पर यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर की सूची में शुमार हो गया। 2 वर्षों पूर्व होने पे मैंने लिखना शुरू किया था। तब मुझे पगडंडी जैसा अनुभव हो रहा था, लेकिन अब मैं आदतों का विशेषज्ञ बनता जा रहा था। यह एक नया तमगा था जो मुझे उत्साहित कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं असहज भी अनुभव कर रहा था। मैंने कभी खुद को इस विषय का महारथी नहीं माना, बल्कि ऐसा व्यक्ति माना जो अपने पाठकों के साथ साथ ही प्रयोग कर रहा है। मेरे सब्सक्राइबर जब 2015 में 2 लाख तक पहुंच गए तो मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस में इस पुस्तक को लिखने का करार किया जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही मेरे पाठक बढ़ गए वैसे ही मेरे कारोबार के अवसर भी बढ़ गए। मुझे शीर्ष कंपनियों में आदत बनाने के विज्ञान, व्यवहार में बदलाव और सत्य सुधार के बारे में बोलने के लिए खूब बुलाया जाने लगा। अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलनों में मैंने मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण दिए। 2016 से आलेख बड़े टाइम्स, एंटरप्रेन्योर्स और फोर्ब्स में नियमित रूप से आने लगे। आश्चर्यजनक रूप से इस वर्ष मेरे लेख 80 लाख लोगों ने पढ़े। मेरे कार्यों के बारे में NFL, NBA, MLB की टीमों के कोच पढ़ने लगे और अपनी अपनी टीमों के साथ इसे बांटने लगे। 2017 में मैंने हैबिट्स एकेडमी को शुरू किया। ये उन संगठनों और लोगों के लिए परीक्षण का प्रमुख मंच बन गई जो बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखते हैं। 500 कंपनियों और तेजी से बढ़ रहे स्टार्स ऐप ने अपने अधिकारियों और स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए यह भेजना शुरू किया। कुल 10 लाख लीडर्स, मैनेजरों, कोचों और शिक्षकों ने हैबिट्स एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। उनके साथ मेरे कार्य अनुभव ने मुझे अविश्वसनीय रूप से यह सिखा दिया कि वास्तविक दुनिया में आदतें कम करें जिसके लिए किन किन बातों की जरूरत होगी। जब यह पुस्तक 2018 में खत्म हो गई तो jamesclear.com पर हर माह लाखों की तादाद में विजिटर्स आ रहे थे। लगभग 500,000 मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर चुके थे। यह संख्या मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा संभव है। यह पुस्तक आपको कैसे फ़ायदा देगी, तो चलिए जानते हैं। उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा है, कोई महान पुस्तक लिखने से पहले आपको खुद पुस्तक बनना पड़ता है। मैंने उन विचारों को जाना जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। चोट से बाहर निकलने के लिए मुझे छोटी आदतों पर आश्रित होना पड़ेगा ताकि जिम में मौजूद हो सकूं, मैं मैदान में अच्छे स्तर पर प्रदर्शन कर सकूं, लेखन कार्य पर कर सकूं, एक सफल कारोबार चलाऊं और सहजता से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो सकूं। छोटी आदतों ने ना मेरी क्षमताओं को उखेरा और चूंकि आपने यह पुस्तक हाथ में ली है इसके लिए मेरे अनुमान है कि आप भी अपने भीतर निहित क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहेंगे। बाद के पेजों में हर पायदान पर आपको बेहतर आदतें बनाने की योजना बताऊंगा, कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए। विज्ञान, उद्यमी इन सब बातों को सही मानते हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन फिर भी यह मात्र अकादमिक शोध पत्र नहीं है, यह काम में लागू होने वाला उपयोगी लेखन है। आदतों को कैसे बनाना है और कैसे बदलना है उसके बारे में आपको व्यवहारिक सलाह दी गई है। मैंने इसके पीछे का विज्ञान भी इस तरीके से समझाया है जिससे समझना और अपनाना आसान है। मैंने जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और कई अन्य, ये क्षेत्र कई वर्षों से हमसे करीब से जुड़े हैं। मैंने आपको उन उत्कृष्ट लोगों के विचारों का संकलन दिया है जो लंबे समय से इन पर काम कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक द्वारा हाल ही
की गई नई खोजों को भी बताया। मैं आशा करता हूँ कि मेरा योगदान ऐसे विचारों का पता लगाना है जो सबसे ज़्यादा महत्व के हों और उनसे इस तरीके से जुड़ा जा सके जो अत्यंत ही सरल हो। इन पन्नों में आपको जो भी अच्छा लगे तो उसका श्रेय आप उन विशेषज्ञों को दे सकते हैं जिन्होंने मुझसे पहले काम किया है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण बात लगे तो यह मेरी ओर से गलती मानिएगा। इस पुस्तक की रीढ़ 4 कदमों की आदतें हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। वही व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियम हैं जो इन 4 कदमों से निकलते हैं। साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले पाठक इन शब्दावलियों को ऑपरेट कंडीशन से जान सकते हैं, जिसे सबसे पहले 1930 के दशक में B.F. सिग्नर ने उद्दीपन, प्रतिसाद और पुरस्कार के तौर पर प्रतिपादित किया था। संकेत, रूटीन और पुरस्कार के रूप में ये चार्ल्स डुहिग की हाल में लिखी पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में चर्चित है। व्यवहार के मनोवैज्ञानिक के सिग्नर जैसे वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि यदि आप सही तरह से पुरस्कार और दंड देते हैं तो आपको लोगों से किसी खास शैली में काम कर सकते हैं। लेकिन सिग्नर के मॉडल ने यह बेहतर तरह से समझाया है कि बाहरी उकसावे किस तरह से आदतों को प्रभावित करते हैं। हालांकि हम में से ये अच्छा विवरण नहीं है कि किस तरह हमारे विचार, आभास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भीतर की अवस्थाएं जैसे हमारा मूड और भावनाएं अहम है। हाल के दशकों में वैज्ञानिक ने हमारे विचार, आभास और व्यवहार के बीच संबंध को तय करना प्रारंभ किया। यह शोध भी उन पेजों में शामिल कर लिया जाएगा। मैं जो ढांचा कुल मिलाकर पेश कर रहा हूँ वे संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का एकीकृत मॉडल है। मैं मानता हूँ कि यह मानवीय व्यवहार के पहले मॉडलों में से एक है जो सटीक तरीके से बाहरी उकसावे और आंतरिक भावनाओं की हमारी आदतों पर पकड़ने वाले प्रभाव को बताता है। जहाँ कुछ भाषा आप समझते होंगे, वही मुझे विश्वास है कि आपको व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का वर्णन और उनके अनुप्रयोग से आदतों के बारे में सोचने का नया मार्ग मिलेगा। मानवीय व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, हर स्थिति में, हर पल में, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो बदलता नहीं है। यह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों के बारे में। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर आप वर्षों तक चल सकते हैं। इन विचारों से आप कारोबार, परिवार और जीवन खड़ा कर सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक मार्ग नहीं है, लेकिन यह पुस्तक आपको वह सर्वश्रेष्ठ उपाय बता रही है जो मैं जानता हूँ। एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी रहेगा, जिससे यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करना है या आप क्या बदलना चाहते हैं। मैंने जो तरीके अपनाए वे सभी के लिए प्रासंगिक हैं जो हर पायदान पर सुधार चाहते हैं, फिर भले ही उनके लक्ष्य सेहत, पैसा, उत्पादकता, संबंधों या उन सभी पर केंद्रित हो। जब तक मानव व्यवहार का प्रश्न है तब तक यह पुस्तक आपका मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, मूल सिद्धांत। क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव बेल्सफोर्ड को रख लिया था। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्ष से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्षक साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट जाएगी। बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे उस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस पर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। बेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल
चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखें तो देखेंगे और फिर उनमें से 1% सुधार भी करेंगे, तो जब आप संग्रह रूप से उसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्सवार्डर और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिज़ाइन करवाया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके और टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सकें। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों में तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यहाँ जांच के प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है उसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है। वे विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और ऑटो रोड में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया जो हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सवार्डर और उनकी टीम ने अनदेखे और अनुपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयोग किया। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। उसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच सकें। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रैक भी भीतर से सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की गई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रेल्सवार्डर के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिल टीम का 2008 में बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा जिसमें उनसे सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड कमाए। उसी वर्ष ब्रैडली विल्सन पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। पहले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती थी। 2015, 16 और 17 में भी वही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मरमता टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की थी। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच में 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैरालिंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसी मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो सकती है जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते थे, उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकमात्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से यह नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती हैं? तो चलिए जानते हैं। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आंकलन बड़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को अपना समझना बहुत ही आसान है। यही नहीं मानते कि बड़ी सफलता से ज़्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वह वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाने का, पुस्तक लिखने का या चैंपियनशिप जीतने के या किसी मकसद को प्राप्त करने का। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार कोई भी मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूर्व 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप 0 के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, यह एकमात्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है ना,
उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीने और सालों बाद उनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या हैं और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रोज 1 घंटा मैंडरिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट जाते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आप अपने सेहत को लाभ ना पहुंचाने वाला भोजन खाएंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ़ कर देंगे। यदि आप एक दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में 1 दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती करते हैं और छोटी छोटी गलती दोहराते चलते हैं और साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। यह कई गलतियों का संचलन होता है। 1% गिरावट के ही कारण बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वह किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। जरा सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट एल एक्सिस से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क पार की बजाय आप वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान ना जाता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन यह अतः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर रखेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों को मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या 1% बेहतर उस पल भले ही उल्लेखनीय ना लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या हैं और आप क्या हो सकते हैं। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है। जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल हैं या असफल हैं, लेकिन फ़र्क उससे पड़ता है कि आप आपकी आदतों आपकी सफलता के मार्ग पर ढाल रही है या नहीं। आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं हैं तो अतः अच्छा नहीं रहेगा। उसके विपरीत आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदत ही आपके वजन का निर्धारण करती है। आपकी सीखने की आदत का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वह आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे तो आपको छोटे फायदे और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बनना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर महीने की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तक पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका जीवन अपने आप बदल देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वह गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, खराब आदतें समय को आपका दुश्मन बना देंगी। आदतें दो धारी तलवार हैं। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं।
इसलिए उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती हैं और अपनी पसंद के अनुसार कैसे उन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दो-धारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31, अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपकी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती हैं या फिर विरोध में खड़ी हो सकती हैं। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभव तैयार करते हैं। यह स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग को पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर लेते और नए स्तर पर नहीं लाते। किसी अनुसाधन या तलाश के आरंभ और मध्य के भीतर अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधे रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले ही दिन, 1 हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव आप प्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। यह किसी भी संयोजक प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। यह मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजे नहीं मिलते तो वे उसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीनों तक हर दिन दौड़ता हूँ, तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस पठार को पार कर सके। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का कटार कहता हूँ। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता को खो चुके हैं। अक्सर यह इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल ना करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब ना पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ क्रम नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वह जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वह 32 डिग्री पर होता है। जब आप अतः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग उसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जो आप सफलता प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपका वह काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप छलांग ले सके हैं, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूवर्गीय दबाव के समान ही होता है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रखकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती हैं जैसे वर्षों से चल रहा था, लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। NBA के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीच का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है, जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता तो मैं पत्थर तोड़ने वाले की ओर देखता हूँ जो चट्टान पर हथौड़े चलाता है। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसे दरार नहीं पाते। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़े में बांट देते हैं। जो मैं जानता हूँ कि ये अंतिम हथौड़ा नहीं होता जिसने इसे तोड़ा है, बल्कि पहले भी जो चले हैं
उनका भी असर होता है। प्रयासों के नतीजे अक्सर देर से ही मिलते हैं। कई माह या वर्षों के बाद हमारे द्वारा पहले किए गए काम पर हम वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं। यह निराशा की घाटी बना देते हैं, जहां लोग हफ्तों और महीनों मेहनत करने के बाद भी बिना किसी परिणाम के हतोत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि यह काम व्यर्थ नहीं जाता, यह जमा होने लगता है। हमारे पिछले प्रयोगों का पूर्ण मूल्य काफ़ी समय बाद प्राप्त होता है। सभी बड़ी चीज़ें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती हैं। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय करता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वह जड़ें जमाता है और शाखाएं निकालने लगती हैं। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है। लेकिन यह इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतने निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के कटार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समृद्ध प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, इससे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिससे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल के ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना है। लगभग हर चीज़ का लेना देना उन अवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। अवस्थाएं और लक्ष्य के बीच क्या फ़र्क है? यह एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्टॉर्क एंडम से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यथाएं की प्रक्रिया है जो आपको नतीजे की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होंगी। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपयोगों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने के लिए प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न है, यदि आप अपने लक्ष्य की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? यदि आप बास्केटबॉल के कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लिए लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम का हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूँ मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिशिंग करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बॉल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं, व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या हैं? क्या लक्ष्य बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं प्रगति के लिए सबसे उपयुक्त रहती हैं। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती हैं जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने का पर्याप्त समय नहीं देते। तो चलिए देखते हैं कि वो समस्या क्या है। पहली समस्या, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना वास्तविक बचे रहने के पूर्वग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में
बच जाते हैं। हम यह आंकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेता को हारने वाले से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती थी। यह एक लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। दूसरी समस्या, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उससे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वह करेंगे तो अभी भी वह साफ हो जाएगा, लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ है, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहजन ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वह व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वह स्थायी रूप से हो जाती हैं। बेहतरी के लिए सुधार करना तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर लें, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। तीसरी समस्या, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्रगति तब खुशियां नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूं कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनाकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड्स मांसपेशियों और बना लूं, मेरे कारोबार का उल्लेखनीय न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाएगा तो अतः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य या तो यह है या वह का ठहराव पैदा करता है। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या विफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संयोजित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही है जैसा खाका अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदर्शक तक अपनी संतुष्टि की सीमित रखने का कोई मतलब ही नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान करती है। जब आप उत्पादकता से ज़्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होगी। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है और एक प्रणाली या व्यवस्था कई रूपों में सफल हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है उसी में सफलता मिले। चौथी समस्या, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अतः लक्ष्य न्योमुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छेड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिशिंग लाइन को पार कर लेते वे परीक्षण रोक देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती। जब आपका सारा परिश्रम किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसके प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। उसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना नहीं होता, परंतु व्यवस्थाओं या प्रणाली बनाने का एक मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। यह केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती। यह सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से यह किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता जो आपकी प्रगति का निर्णायक करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप में नहीं, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि
बदलने की आपकी प्रणाली गलत। आप अपने लक्ष्य के स्तर पर ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। ऑटोमिक शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ है, 1% सुधार है। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें ही नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती हैं। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती हैं। जैसे छोटे छोटे अवगुणों से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों के परिणाम होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती हैं, एक पर मूल्य इकाई के रूप में होती हैं जो समग्र सुधार में सहयोग देती हैं। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे ये एक के बाद एक बढ़ती हैं तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती हैं, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती हैं। यह ऑटोमिक हैबिट्स के मुहावरे का अर्थ है नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि यह अतुल्य शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को ढालना मुश्किल होता है? दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीजें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी भी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यदा कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफदेह लगने लगती हैं। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाएं तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी ही रहती हैं। खासतौर पर अवांछित आदतें, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अवस्थेयक आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टहलना या असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। पहला, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और दूसरा, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्ययन में मैं पहले बिंदु पर बात करता हूँ, बाद के अध्ययन में दूसरे बिंदु का उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए 3 स्तरों को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप उसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली परत, आपके परिणाम में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणाम को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना, आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत, प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सके, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होती हैं। दुनिया के बारे में आपकी राय, खुद की इमेज, खुद को और दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वग्रह इसी स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं, प्रक्रिया वे है जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब 1% सुधारने की प्रणाली विकसित करने की बात आती है तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की उपेक्षा बेहतर है, यह बदतर है। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस पर केंद्रित करने लगते हैं कि क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचाना आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण में हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं।
सोचिए कि दो लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से एक है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वह उम्मीद कर रहा है कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरे व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं की जा सकती। ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो वो पहचान बदलने के बारे में सोचते ही नहीं। वे सिर्फ यह सोचते हैं, मैं स्किनी होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी हो जाऊंगा। वे लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित कर लेते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नजरिए को वे नहीं बदलते और ना ही उस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्य के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आज़ादी, बहुमत या शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी होती है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी होती है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीकों से सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं की जा सकती। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्ति, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से एक है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्ति होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे, तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदल सकते तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं, आपने उसे नहीं बदला। वॉल्टर कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लर्क की कहानी उनका उत्तम उदाहरण मानी जाती है। वायलन ने मुझे बताया कि जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर अवांछित आदतों में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना जब तक वे बढ़ ना जाएं। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वह कर दिखाया। फिर वायरन ने कुछ चमत्कारिक किया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसे देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं, और उसने काम कर दिखाया। लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। यह पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए ना जाएं तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। यह ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी, और उसने मुझे अचानक से बदलकर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण अब मैं गर्व से उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वह प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है। यह कहने के लिए एक ऐसी बात है, मैं इसी तरह का व्यक्ति हूँ जो यह चाहता था। यह उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें उसी देखरेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे।
जाएंगे। एक बार अपने गौरव अनुभूति प्रदर्शन में शामिल हो जाएं तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने का 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते तो आप लंबे समय तक उस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक स्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बनते जो आप हैं। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य धावक बनने का है। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का है। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा उस पर निर्भर करती है कि आप उसे सहजता के साथ करते हैं या बिना सहजता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वह उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुके होते हैं उसे कभी भी परीक्षण देने के लिए समझाने की जरूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपको व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप हैं। आदत बनाने के सभी पहलुओं की तरह यह भी दोधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदल जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार अपने पहचान को अपने भीतर बैठा लिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है ताकि आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञानात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मायनों का आंख बंद कर पालन करते हैं। मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। हमेशा मैं देर से पहुंचता हूँ। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप उसे एक मानसिक ढांचे में उतार देते हैं और उसी को सोच मानते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं यह नहीं कर सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होते हैं उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं क्या हैं अथवा आप वे करते हैं जिनसे आपकी छवि बनती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वह निजी हो, टीम की हो, समुदाय का हो, सकारात्मक बदलाव से सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती हैं, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से समन्वय नहीं रखती तो आप उन्हें उच्चारण में लेने से विफल होंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोधक बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़ नहीं पाते। प्रगति के लिए कुछ भुला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं को संपादक करें और अपनी पहचान और उन्नत और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नजरिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आखिर में विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और आप आपकी पहचान के लिए नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपको सहायक होते हैं और धीरे धीरे उन चीजों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया।
आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते। हर मान्यता जो आप में है वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी जाती है। सटीकता से कहें तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूल रूप देना चाहते हैं वही आपकी आदत है। जब आप अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप परीक्षण लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज्यादा अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान से सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्टोनिशियस से हुई जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिम जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी मूल वक्त आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्ष नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ गिराने पर भी जिम जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास कर पाएंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूँ, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखक का करियर शुरू किया तो पहले के कुछ वर्षों तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित करता था। जैसे जैसे उसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी कोई शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगेंगे या आपने एक चित्र बनाया तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकमात्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी पहचान बनने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी खुद के निर्णय की प्रक्रिया आदतों के निर्णय की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी उंगलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदल कर नए हो जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे शायद यही वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणा को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती हैं और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो ये वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास होता है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं इसे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप
वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों का प्रोत्साहन करते हैं तो आप एक लीडर बनते हैं। हर आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखा भी जाती है, जैसे खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप उन चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते हैं तो साक्ष्य भी बदलने लगते हैं। जो आप कहानी खुद से कहते हैं वही भी बदलने लगती है। यह सही है कि यह बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हैं तो यह आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी आदत यह है कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की ज़रूरत नहीं बल्कि बहुमत की ज़रूरत होती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुपादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना होता है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की ज़रूरत होती है। यदि आप किसी तरह से वोट करते हैं जैसे पहले से करते रहे हैं तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये एकदम सरल 2 चरणों की प्रतिक्रिया है। पहली, यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी, छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? यह बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरीके के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एब्स चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दुगना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम से उल्टा करना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टेट ऑफ चला लेता है? उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने की बजाय ऐसे व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद हो। यह प्रक्रिया इस तरह की सामान्यता को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो रोगी को ज़रूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चल कर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बैरिटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विशेषज्ञ फीडबैक लूप से हमारा पहला परिचय कराती है। आपकी आदतें अपनी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती हैं। यह 2 तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणामों की बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजे प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण। पहचान में बदलाव आदत के बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी या जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को ढालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसे बनना चाहते हैं? पहला कदम यह और कैसे नहीं, वरना कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिन
पतवार की नोके के समान होगी। और इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने का सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं होती। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हैं। यही पुस्तक का गहरा उद्देश्य है और आदतें क्यों मायने रखती हैं उसका वास्तविक कारण। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन उसमें खुद को झोंक दिया जाए या हर रात अपने दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या फिर हर दिन एक ही कपड़े पहनने जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज़्यादा पैसा कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है, उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अतः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग देती हैं जिसके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्सर आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं।